इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहली बात, कुछ बेसिक पॉइंट की अगर बात करें तो पहला पॉइंट इसके लिए है कि इट इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड। क्लास 11th में याद है कुछ कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। कंजर्वेटिव फील्ड की बात करें तो अभी फिलहाल हमने जो देखा है क्लास 11th में, कौन सा देखे थे? ग्रेविटेशनल फील्ड देखे थे हम लोग, ग्रेविटेशनल फील्ड। और अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी है क्या। पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात समझ में आता है, हाँ या ना? काइनेटिक एनर्जी बात समझ में आता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उस स्टेट की वजह से, मोशन में रहने की वजह से उसके पास एक क्या है, एनर्जी है, जिसको नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कई बार कन्फ्यूजन आता है, ठीक है, और बार बार कन्फ्यूजन यहाँ बना रहता है। सिंगल लाइन में अगर मैं बोलूं तो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शंस की वजह से जो एनर्जी उनके पास होता है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। इसको ऐसे समझते हैं, अर्थ है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। जब हम छोड़ेंगे तो क्या ये नीचे की तरफ जाएगा, हाँ या ना? नीचे की तरफ लेक और जान रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ लेकर जा रहा है। इंटरेक्शन किसी किसी बीच में हो रहा है, इस मार्कर और अर्थ के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। अच्छा, उस इंटरेक्शन की वजह कौन है? क्या अर्थ की वजह से प्रोड्यूस होने वाला ग्रेविटेशनल फील्ड है या ना? वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इसके आसपास है, उसी की वजह से अर्थ और इसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता तो क्या इंटरेक्शन होता दोनों के बीच में, हाँ या ना? अगर मैं इसको स्पेस में इन्फिनिटी डिस्टेंस पर ले जाकर छोड़ दूं तो क्या वापस अर्थ की तरफ आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां पर ये नहीं है, और इसी के माध्यम से इंटरेक्शन होता है उनके बीच में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या अगर बोला जाए तो क्या लिखेंगे? इट इज इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स देंगे। सर का नंबर है किसी के पास? हाँ, जरा कॉल करिए। इससे म्यूट हो जाता है क्या? MUT एनर्जी किसकी वजह से होता है? अगर बोले यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी जो है किसकी वजह से होता है, तो ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। बात समझ में आ गया? वो इंटरेक्शन किसकी वजह से होता है, तो वहां पे कुछ ना कुछ फील्ड्स प्रेजेंट होंगे। कैसे फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल। अब जरा सुनिए आप, जैसे मान लीजिए अगर दो चार्ज आप यहाँ रखे हैं हमने, क्यू पहले समझ लीजिए, फिर आराम से लिखिएगा, और फिर प्लस Q1 Q2, बीच में सेपरेशन है R डिस्टेंस का। इनिशियली इसको क्लैम्प करके किया गया, फिक्स रखा गया है। अगर छोड़ दे तो क्या होगा? क्या ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, हाँ या ना? एक दूसरे से दूर जाएंगे। एक बात बताइए, मान लीजिए दूर जा रहे हैं, मान लीजिए तो दूर जाने के प्रोसेस में ये यहाँ पहुंचा और दूसरा वाला यहाँ पर पहुंचा, ठीक है। इसके पास वेलोसिटी है v2, इसके पास वेलोसिटी है v1। क्या v1 v2 सेम होंगे या अलग अलग होंगे? डिपेंड करता है मास पे। मास जैसा होगा उस हिसाब से वेलोसिटी होंगे। बात सुनो ना, मास पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट, मान लेते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा यहाँ इंटरेक्शन किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनका इंटरेक्शन हो रहा है, और वही इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव है। तो मान लेते हैं अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल का है, मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल का है। जैसे आप इसको रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, रिपल्सिव फोर्स की वजह से दूर जाएंगे, तो क्या मोशन में आ जाएंगे, हाँ या ना? मोशन में आ जाएंगे तो क्या इसी 100 जूल से कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी के पास चला जाएगा, और कुछ हिस्सा बचा हुआ अभी भी कहाँ पर रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी के पास ही रहेगा। तो क्या कहेंगे? मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के पास हमारे पास चला जाता है 70 जूल, तो कितना बचा? बाकी का बचा हुआ कितना है? 30 जूल। क्या कह सकते हैं? अभी भी इनके बीच में इंटरेक्शन है या नहीं है?
इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, यस और नो। इंटरेक्शन कब समाप्त होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज से बाहर चले जाएंगे। तो उसके लिए क्या लेते हैं हम? डिस्टेंस। उसके लिए हम डिस्टेंस लेते हैं इन्फिनिटी का। उसके लिए हम डिस्टेंस क्या लेते हैं? आप देखेंगे कि हम चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आते हैं। उसके पीछे रीजन क्यों है? क्योंकि वहां पर कोई इंटरेक्शन ही नहीं है इस चार्ज का उस चार्ज से। जब कोई इंटरेक्शन नहीं तो वहां पर कोई पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं है। तो पूरा का पूरा जब आप इन्फिनिटी से जब आप लेकर आते हैं, मान लीजिए यहां पर 70 जूल का काइनेटिक एनर्जी में, और फिर आप वर्क करके इसको और वर्क करके वापस इसी पॉइंट पर लेकर आते हैं, तो क्या आपको 70 जूल के बराबर काम करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो 30 जूल पहले से पोटेंशियल एनर्जी था, 70 आपने और दे दिया तो ऐड होकर कितना हो जाएगा? 100 जूल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली है क्या? कोई भी मीडियम है, उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड जो हमने पढ़ा है फिलहाल, उसके बेसिस पर इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। क्या वैल्यू होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी आगे है, फिलहाल इसको नोट करिए जरा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टेटमेंट। पहले ध्यान से समझिएगा इसको। स्टेटमेंट दो फॉर्म में लिखेंगे। कैसा कैसा फॉर्म है? फर्स्ट हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स या हम उस पर काम कर रहे हैं चार्ज पर या किसी और से करवा रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और एक डेफिनेशन हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब स्टेटमेंट पहले ध्यान देखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, ध्यान सुनेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन कौन काम कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंट या कंजर्वेटिव फोर्स? यहां पर इसके लिए तो एक्सटर्नल वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है ना, एक्सटर्नल एजेंट अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग चार्ज कहां से लेकर आएंगे? चार्ज को कहां पर पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन नहीं होता है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से लेकर आएंगे कहां तक? जिस डिस्टेंस पे चार्ज, मतलब आर डिस्टेंस आप फाइंड करना चाह रहे हैं। टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर डिस्टेंस तक। ठीक है, इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कहां से कहां तक? तो इन्फिनाइट से लेकर आर डिस्टेंस तक लेकर आने में। पहले समझ लीजिएगा ध्यान से। ठीक, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर स्लोली। ये वर्ड मिस नहीं करना है। जब भी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से जो वर्क डन के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे, वहां पर हम वर्ड स्लोली जरूर ऐड करेंगे। स्लोली सिर्फ इसलिए कि अगर आप प्रॉपर स्पीड में लेकर आएंगे ना, तो कुछ हिस्सा हमारे पास कहां चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। और हम क्या चाह रहे हैं? पूरा का पूरा हमारा वर्क डन कहां स्टोर हो? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो। जब आप स्लोली आराम से लेकर आएंगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई भी उसके पास नहीं पहुंचेगा, लेकिन आप वो वर्क डन, लेकिन जब आप वर्क डन आप प्रॉपर स्पीड में लेकर आएंगे तो क्या होगा? कुछ हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी के पास चला जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? वो सारा का सारा वर्क डन कहां लेकर जाना है? पोटेंशियल एनर्जी के पास लेकर जाना है। इसलिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? स्लोली। कंजर्वेटिव फील्ड के केस में स्लोली वर्ड यूज नहीं होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। ये वर्ड ऐसे ही नहीं लिखा गया, या इसके लिए कई बार वर्ड यूज करते हैं विदाउट एक्सेलरेशन। स्लोली की जगह कई बार वर्ड यूज करते हैं विदाउट एक्सेलरेशन। तो यहां पर आते हैं सेकंड पे, तो यहां पर क्या लिखेंगे कि भाई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, कौन काम कर रहा है यहां पर? तो कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है। यहां पे कौन काम कर रहा था? एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहे थे। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या काम कर रहे हैं हम? टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, टू ब्रिंग चार्ज
चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। इसमें स्लोली या विदाउट एक्सेलरेशन वर्ड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये काम हम नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? खुद फील्ड कर रहा है। ये काम हम कर रहे थे, इसलिए इसका ध्यान देना है। स्लोली का कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर अगर इसको इसके फॉर्म में लिखें तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कहां से कहां तक? तो इन्फिनिटी से लेकर आर तक लेकर आने में। आपको अगर याद होगा तो आपको ये रिलेशन याद है क्या वर्क डन वाले चैप्टर से, क्लास 11th के? कुछ माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जब एमजीएस फार्मूला निकाल रहे थे हम लोग, नहीं, जब ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे थे, तो वहां पर यही रिलेशन हम लोग यूज कर रहे थे। अगर याद हो तो ठीक है। और ये सोल है, इसी इक्वेशन से स्टार्ट होता था आगे के सारे रिलेशन। ठीक है, भूल गए हो तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? दोनों डेफिनेशन है या ना? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और वर्क डन बाय खुद कंजर्वेटिव फोर्स। और वो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा हो सकते हैं? ग्रेविटेशनल भी हो सकता है। और फिलहाल जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, नोट कर लीजिए।